दोस्तों, आज की कहानी है बेटी की सगाई टूटने पर लाचार पिता ने उठाया कदम। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हाँ बोलो काव्या, कैसी हो? फोन उठाते ही अभय ने काव्या का स्वर पहचान लिया। मैं तो ठीक हूँ, पर तुम्हारी क्या समस्या है अभय? काव्या ने तीखे स्वर में पूछा। कैसी समस्या? वह तो तुम ही जानो, पर तुमसे बात करना तो असंभव होता जा रहा है। घर पर फोन करो तो मिलते नहीं हो, मोबाइल हमेशा बंद रहता है। काव्या ने शिकायत की। आज पूरा दिन बहुत व्यस्त था। बॉस के साथ एक के बाद एक मीटिंगों का ऐसा दौरा चला कि सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी। मीटिंग में मोबाइल तो बंद रखना ही पड़ता है। अभय ने सफाई दी। बनाओ मत मुझे, तुम जानबूझकर बात नहीं करना चाहते। मैं क्या जानती नहीं कि तुम अपनी कंपनी के उप प्रबंध निदेशक हो। तुम्हें फोन पर बात करने से कौन मना कर सकता है? प्रश्न किसी और की मना करने का नहीं है, पर जो नियम कायदे दूसरों के लिए बनाए गए हैं, उनका पालन सबसे पहले मुझे ही करना पड़ता है। अभय ने सफाई दी। यह सब मैं कुछ नहीं जानती, पर मैं बहुत नाराज हूँ। फोन कर करके थक गई हूँ मैं। छोड़ो ये गिले शिकवे और बताओ कि किस लिए इतनी बेसब्री से फोन पर संपर्क साधा जा रहा था। वाह, बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे कुछ जानते ही नहीं। याद है, आज संदीप ने तुम्हारे स्वागत में बड़ी पार्टी का आयोजन किया है। याद करने ना करने से कोई अंतर नहीं पड़ता। मैंने पहले ही कहा था कि मैं पार्टी में नहीं आ रहा। आज मैं बहुत व्यस्त हूँ। व्यस्त ना होता तो भी नहीं आता। मुझे पार्टियों में जाना पसंद नहीं है। क्या कह रहे हो आप? संदीप बुरा मान जाएगा। उसने यह पार्टी विशेष रूप से तुम्हारे लिए ही आयोजित की है। जरा सोचो काव्या, पिछले 10 दिन में हम सब भी मिले हैं, किसी ना किसी पार्टी में ही मिले हैं। तुम्हें नहीं लगता कि कभी हम दोनों अकेले में ढेर सारी बातें करें? एक दूसरे को जाने समझे। कितने पिछड़े विचार हैं तुम्हारे। बातें तो हम पार्टी में भी कर सकते हैं, और एक दूसरे को जानने समझने को तो पूरा जीवन पड़ा है। काव्या ने अपने विचार प्रकट किए तो अभय बुरी तरह झल्ला गया, पर वह कोई कड़वी बात कहकर कोई नई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था। ठीक है, तो फिर कभी मिलेंगे। बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। अभय ने लंबी सांस ली थी। क्या पार्टी में नहीं आ रहे तुम? काव्या चीखी। नहीं, ऐसा मत कहो। तुम्हें मेरी कसम, आज की पार्टी में तुम्हारी मौजूदगी बेहद जरूरी है। केवल एक ही शर्त पर मैं पार्टी में आऊंगा कि आज के बाद तुम मुझे किसी दूसरी पार्टी में नहीं बुलाओगी। अभय अपना पीछा छुड़ाने की नीयत से बोला था। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। काव्या नाटकीय अंदाज में हंसकर बोली। अभय पार्टी में पहुंचा तो वहां की तड़क भड़क देखकर दंग रह गया था। ज्यादातर युवतियां पारदर्शी भड़काऊ परिधानों में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती नजर आ रही थी। काव्या को देखकर पहली नजर में तो अभय पहचान ही नहीं सका। कुछ देर के लिए तो वह उसे देखता ही रह गया था। अरे, ऐसे आश्चर्य से क्या घूर रहे हो? काव्या खिलखिलाई थी। कैसा लग रहा है मेरा नया रूप रंग? आज का यह नया रूप रंग साज सिंगार खास तौर पर तुम्हारे लिए है। बालों का यह नया अंदाज देखो, और यह नई ड्रेस, इसे आज के मशहूर डिजाइनर सुशी से डिजाइन करवाया है। काव्या सबके सामने अपनी प्रदर्शनी कर रही थी, पर अभय के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला था। क्या कर रही हो तुम? क्यों लोगों के सामने अपना तमाशा बना रखा है तुमने? अपना नहीं तो कम से कम मेरा सम्मान का ख्याल करो। अभय उसे एक ओर ले जाकर बोला था। क्यों, क्या हुआ? तुम तो ऐसे नाराज हो रहे हो जैसे मैंने कोई अपराध कर डाला हो। खुद तो कभी मेरी प्रशंसा में 2 शब्द बोलते नहीं हो, और मेरे पूछने पर यूं मुंह फुला लेते हो। काव्या आहत सुर में बोली थी। तुम्हें दुखी करने का मेरा कोई इरादा नहीं था।
पर फिर भी क्या, मैं अपनी भावी पत्नी से थोड़े शालीन व्यवहार की उम्मीद रखता हूँ। और तुम्हारी यह ड्रेस, इसके बारे में जो न कहा जाए वह कम है। अभय शायद कुछ और भी कहता कि तभी संदीप अपने दो दूसरे मित्रों के साथ आ गया था। हेलो अभय, संदीप ने बड़ी गर्मजोशी से आगे बढ़कर हाथ मिलाया था। आज आपको यहाँ देखकर मुझे असीम प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। मैंने यह पार्टी आपके सम्मान में आयोजित की है। आपके न आने से इस सब तामझाम का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता, संदीप ने कहा और वहां मौजूद अतिथियों से उसका परिचय कराने लगा। काव्या भी उसके साथ ही अपने दोस्तों से अभय का परिचय करा रही थी। इनसे मिलिए, ये है डॉक्टर पंकज राय, शल्य चिकित्सा होने के साथ ही काव्या के अच्छे मित्र भी हैं। एक युवक से परिचय कराते हुए कुछ ठिठक सा गया था संदीप। डॉक्टर पंकज से इनका परिचय मैं स्वयं कराऊंगी। मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। 2 वर्ष तक हम दोनों साथ रहे हैं। एक दूसरे को जानने समझने का प्रयत्न किया। जब लगा कि हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं, तो अलग हो गए। काव्या ने विस्तार से डॉक्टर पंकज का परिचय दिया। काव्या ठीक कहती है। मैंने तो इसे सलाह दी थी कि हमारे साथ रहने की बात आपको ना बताए, पर यह कहने लगी कि आप सक्की मानसिक के व्यक्ति नहीं हैं। वैसे भी आजकल तो यह सब आधुनिक जीवन का हिस्सा है। डॉक्टर पंकज ने अपने विचार प्रकट किए तो कुछ क्षणों के लिए तो अभय को लगा कि उसका मस्तिष्क किसी प्रहार से सुन्न हो गया है, पर दूसरे ही क्षण उसने खुद को संभाल लिया। वह कोई भी उल्टी सीधी हरकत करके लोगों के उपहास का पात्र नहीं बनना चाहता था। पर मन में एक फांसी गड़ गई थी, जो लाख प्रयत्न करने पर भी निकल नहीं रही थी। अच्छा था कि अभय के चेहरे के बदलते भाव को किसी ने नहीं देखा। हाथ में शीतल पेय का गिलास थामे वह एक और पड़े सोफे पर बैठ गया। पिछले कुछ समय की घटनाएं चलचित्र की तरह अभय के मानस पटल से टकरा रही थी। 10 से 12 दिन पहले ही बड़ी धूमधाम से काव्या से उसकी सगाई हुई थी। बड़े से 5 सितार होटल में मानो आधा शहर ही उमड़ आया था। काव्या के पिता जाने माने व्यवसायी थे। विधान परिषद के सदस्य होने के साथ ही राजनीतिक क्षेत्र में उनकी अच्छी पैठ थी। सगाई से पहले अभय 3 से 4 बार काव्या से मिला था। उसे लगा कि काव्या ही उसके सपनों की रानी है, जिसकी उसे लंबे समय से प्रतीक्षा थी। अपने सुंदर रंग रूप और खुले व्यवहार से किसी को भी आकर्षित कर लेना काव्या के बाएं हाथ का खेल था। अभय के माता पिता ने काव्या को देखते ही पसंद कर लिया था। अभय का परिवार भी शहर के संपन्न परिवारों में गिना जाता था, पर उसके माता पिता सादा जीवन उच्च विचार के पक्षधर थे। सगाई के अवसर की तड़क भड़क देखकर उसके मित्रों और संबंधियों ने दांतों तले उंगली दबा ली थी। अभय और उसके माता पिता ने भी इसे स्वाभाविक रूप से ही अपना लिया था, पर अब अभय को लग रहा था कि सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हो गया। उसे काव्या को अच्छी तरह जानने समझने के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए था। काव्या की कई सहेलियां व दोस्त थे। उसने खुद ही अभय को सब कुछ स्पष्ट रूप से बता दिया था। शायद उसके इस खुले स्वभाव ने ही प्रारंभ में उसे प्रभावित किया था। आज जब युवा खुले आम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो उनमें मित्रता होना स्वाभाविक है। वह अब तक स्वयं को खुली मानसिकता का व्यक्ति समझता था, पर आज की घटना ने उसे पूर्ण रूप से उद्वेलित कर दिया था। हर समय अपने पुरुष मित्रों की बातें करना, उसके गले में बाहें डालकर घूमना, उसके साथ बेसब्री से हंसना खिलखिलाना, काव्या के ऐसे व्यवहार को वह सहजता से नहीं ले पा रहा था। मन ही मन स्वयं को भी झिड़क देता था। समय बहुत तेजी से बदल रहा है अभय राज,
उसके कदम से कदम मिलाकर नहीं चले तो औंधे मुंह गिरोगे, वह खुद को ही समझाता। कभी कभी तो उसे लगता मानो वह संकीर्ण मानसिकता का शिकार है, जो आधुनिकता का जामा पहनकर भी स्त्री की स्वतंत्रता को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं आ सका। पर आज नहीं, आज तो उसे लगा कि यह उसकी सहन शक्ति से परे है। वह इतना आधुनिक भी नहीं हुआ कि समाज की समस्त वर्जनाओं को स्वीकार करके उच्च श्रृंखला जीवन शैली अपना ले। उसके धीर गंभीर स्वभाव और अनुशासित जीवन शैली की सभी प्रशंसा करते थे। धीरे धीरे सब कुछ शीशे की तरह साफ होता जा रहा था। अभय को लगने लगा कि उसे ग्लैमर की गुड़िया नहीं जीवन साथी चाहिए, जो शायद काव्या चाहकर भी नहीं बन सकेगी। अभय अपने गंभीर ख्यालों में खोया था कि एक हाथ में सिगरेट और दूसरे में गिलास थामे काव्या लहराती हुई आई। हे अभय, तुम यहाँ बैठे हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। चलो ना, डांस करेंगे। अभय को देखते ही उसने आग्रह किया था। अभय तुरंत ही उठ खड़ा हुआ था। काव्या, यह सब क्या है? तुम तो कह रही थी कि तुम तो सिगरेट शराब को छूती तक नहीं। अभय ने तीखे स्वर में प्रश्न किया था। मैं तो अब भी वही कह रही हूँ। यह सिगरेट तो केवल अदा के लिए है। मुझे तो एक कस लेते ही इतने जोर की खांसी उठती है कि सांस लेना कठिन हो जाता है। तुम भी लो ना, अच्छा लगता है। दोनों साथ में फोटो खिंचवाएंगे। और यह तो केवल शैंपेन है, महिलाओं का पेय। धन्यवाद, मैं ऐसे अंदाज दिखाने में विश्वास नहीं रखता। अभय ने मना किया तो काव्या उसे डांस फ्लोर तक खींच ले गई। काव्या देर तक वहां थिरकती रही। अभय ने कुछ देर उसका साथ देने का प्रयत्न किया, फिर कक्ष से बाहर आ गया। बाहर की ठंडी सुगंधित मंद पवन ने उसे बड़ी राहत दी। वह कुछ देर वहीं बैठकर आकाश में बनती बिगड़ती आकृतियों को देखता रहा। पीने पिलाने, नाचने गाने और देर रात तक पार्टी गेम्स खेलने के बाद जब भोजन शुरू हुआ तो सुबह के 4 बज गए थे। अभय की भूख मर चुकी थी। काव्या से विदा लेकर जब तक घर पहुंचा तो पाँव फटने लगी थी। यह घर आने का समय है? उसकी माँ शोभा देवी झल्लाई थी। माँ काव्या के मित्रों की पार्टी थी। रात भर गहमा गहमी चलती रही। मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ। 3 घंटे के बाद जगा देना। 9 बजे तक कार्यालय पहुँचना है। आवश्यक कार्य है। थके उनीदो सुर में बोलकर अभय अपने कमरे में सोने चला गया। आ गया तुम्हारा बेटा। प्रातः टहलने के लिए तैयार हो रहे अभय के पिता मनोहर ने व्यंग्यपूर्ण स्वर में पत्नी से कहा। हाँ, आ गया। शोभा ने बुझे स्वर में कहा था। देख लो, साहबजादे के लक्षण ठीक नजर नहीं आ रहे। हम दोनों चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। पढ़ा लिखा समझदार है अभय, अच्छे पद पर है। विवाह भी हमने उसकी पसंद पर छोड़ दिया है। सब देख सुनकर उसने काव्या को पसंद किया था। पढ़ी लिखी सुंदर स्मार्ट लड़की है। दोनों आनंद से जीवन बिताएं। इससे अधिक हमें क्या चाहिए? वह भी होता नजर नहीं आ रहा। तुम्हें नहीं लगता कि हमारे और उनके सामाजिक स्तर में बड़ा अंतर है? होंगे वह बड़े लोग, हम भी उनसे किसी बात में कम नहीं है। वैसे भी यदि अभय प्रसन्न है तो तुम क्यों अपना दिल जला रहे हो? शोभा ने बात को वहीं विराम देना चाहा था। वह भी ठीक है। काजी दुबले क्यों? ठहाका लगाते हुए मनोहर बाबू टहलने के लिए पार्क की ओर चल पड़े। कुछ दिन इसी ऊहापोह में बीत गए। अभय अंतर्मुखी होता जा रहा था। उस दिन डिनर के समय अभय अपने ही विचारों में खोया हुआ था। शोभा देवी कुछ देर तक उसे ध्यान से देखती रही थी। अभय, उन्होंने धीमे स्वर में पुकारा। हाँ माँ, कहिए ना, क्या बात है? बात क्या होगी? तेरी सगाई क्या हुई? हम तो तुमसे बात करने को तरस गए। बात क्या है बेटे? कुछ नहीं माँ, ऐसे ही कुछ सोच विचार कर रहा था। सोच विचार बाद में करना। कभी हमसे भी बात करने का समय निकाला करो ना।
कैसी बात कर रही हो माँ, कहिए ना, क्या कहना है। काव्या के पापा का फोन आया था। वह विवाह की तिथि पक्की करके चटपट इस जिम्मेदारी से मुक्ति पाना चाहते हैं। ऐसी जल्दी भी क्या है माँ, अभी 10 दिन पहले ही तो सगाई हुई है। थोड़े दिन साथ घूम फिर ले, एक दूसरे को समझ ले, फिर विवाह के बारे में सोचेंगे। क्या कह रहा है बेटा, सगाई के बाद कोई लंबे समय तक प्रतीक्षा नहीं करता। वैसे भी कितना समय चाहिए तुम्हें एक दूसरे को जानने के लिए। शोभा देवी हैरान परेशान स्वर में बोली थी। माँ, हमारे विचारों में कोई समानता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यह विवाह एक दिन भी चल पाएगा, जीवन भर की तो कौन कहे। अभय रूखे स्वर में बोला था। यह क्या कह रहा है बेटे, यह सब तो सगाई से पहले सोचना था। उसी भूल की तो सजा पा रहा हूँ मैं। सच कहूँ तो सगाई के बाद से मैंने एक दिन भी चैन से नहीं बिताया। माँ, यह सगाई तोड़ दो। इस विवाह से ना मैं खुश रहूंगा ना काव्या। हम दोनों के विचारों और जीवन शैली में जमीन आसमान का अंतर है। शोभा देवी अस्तंभ रह गई। जब मनोहर बाबू ने भोजन कक्ष में प्रवेश किया तो वहां बोझिल चुप्पी छाई थी। क्या बात है, आज माँ बेटे का मौन व्रत है क्या? उन्होंने उपहास किया था। मौन व्रत तो नहीं है, पर पूरी बात सुनोगे तो तुम्हारे पांव तले से धरती खिसक जाएगी। शोभा देवी रोवा से स्वर में बोली थी। फिर तो कह ही डालो, हम भी इस अलौकिक अनुभूति का आनंद उठा ही लें। तो सुनो, अभय काव्या से विवाह नहीं करना चाहता है। चाहता है कि इस सगाई को तोड़ दिया जाए। क्या यह सच है अभय? जी पापा, मैं विवाह के बंधन को अपने लिए ऐसा पिंजरा नहीं बना सकता जिसमें मेरा अस्तित्व मात्र एक परकटे पंछी सा रह जाए। मनोहर बाबू यह सुनकर मौन रह गए थे। अभय के स्वर से उसकी पीड़ा स्पष्ट हो रही थी। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। अभी तो केवल सगाई हुई है। यदि तुम समझते हो कि तुम दोनों की नहीं निभ सकती तो सगाई को तोड़ देने में ही सबकी भलाई है। मनोहर बाबू और शोभा ने काव्या के माता पिता के सामने पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी। काफी विचार विमर्श के बाद उस संबंध को वहीं समाप्त करने का निर्णय लिया गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को दी हुई वस्तुओं को अदला बदला कर संपूर्ण प्रक्रिया की इतश्री कर डाली। आज बहुत दिनों के बाद शोभा देवी ने अभय के चेहरे पर स्वाभाविक चमक देखी थी। मन में गहरी टीस होने पर भी उसके चेहरे पर संतोष था।